वेल स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग फॉर द डे। सो आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी दुनिया में बवाल मचा रहता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये कंसेप्ट आया कहाँ से? हर एक देश की अपनी थ्योरी है। रोमन्स अपने आप को बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ है। इंडिया की तरफ से इस तरह से बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के जो बेसिक कंपोनेंट है वो इंडिया से शुरू हुए हैं। बट जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड इसे बोला जाए तो डेफिनेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई है और डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एस्टेब्लिश हुई है। तो मैं पहले इस चैप्टर के बारे में बाद में बताऊंगा। आपको एक चीज़ बताना जरूर चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी होती है। तो मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट लेके चलता हूँ। जस्ट अज्यूम दिस थिंग एंड कंसिडर इट इज गोबर। गोबर समझते हैं ना? चलो, तो अगर वहां पर एक टाइप की गवर्नमेंट है मोनार्की, तो बाय बर्थ राइट गोबर पर अधिकार मोनार्च का होता है। उसके बाद उसके बेटे का हेरिडेटरी अधिकार बनता जाता है, ठीक है। दूसरा लगाते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो चाइना में है, जो रशिया में है, ठीक है, या क्यूबा में है। तो डेफिनेटली इसके अनुसार अगर इसके गोबर पर अधिकार करना है कम्युनिस्ट का, तो इसमें होगा कि सारे का सारा जो अधिकार है ये किसका है? पूरी गवर्नमेंट का है, ठीक है। ऑल आर द ऑनर्स। तीसरी टाइप की गवर्नमेंट आती है दैट इज डेमोक्रेसी, कि गोबर पर उसका ज्यादा अधिकार जिसके पास जितनी ज्यादा वोट है, ठीक है। पर हाँ, जो माइनॉरिटी है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाता, तो उन्हें भी एक शेयर मिलता है गोबर में, ठीक है जी। चौथी डिक्टेटरशिप, तानाशाही भी, जिसके पास आर्मी, जिसके पास सारे देश का कंट्रोल, गोबर उसका, उसके अधिकार में आ जाता है। चलो, ये रहेगी सारी फन वाली बात। मैं रिपीट कर रहा हूं टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहली आपको बताई मैंने, कौन सी बताई थी? याद करिएगा। मोनार्च, ठीक है। मोनार्च मतलब राजे का राज, ठीक है। राजे के मरने के बाद उसका बेटा राजा, ठीक है। अगर बेटा नहीं है जवाई राजा, या फिर उसके चाचे का बेटा, ताई का बेटा, वो ऑनर बन जाता है, ठीक है, किंग बन जाता है। दूसरी टाइप की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट, यहां पर सोशलिज्म होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये कि वहां पर सारा कुछ सरकारी होता है, प्राइवेट कोई भी मालिक नहीं होता, वहां पर कोई नौकर नहीं होता। जो पर्सन जितना कैपेबल अपने वर्क में, इस चीज में भी, तो उस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं सोशलिस्ट। ये कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है या सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है, वो रशिया में और चाइना में नोन है, फेम्ड है। तीसरा बताया था मैंने आपको डेमोक्रेसी, ठीक है, लोगों का राज, ठीक है। वोटिंग होती है, सरकार बनाई जाती है, पर्टिकुलर टाइम तक सरकार अपना वर्क करती है। लोगों को उसका वर्क पसंद आता है या नहीं पसंद आता, देन उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टाइम वो सरकार बन सके या नहीं बन सके। और ये वन ऑफ द फेम्ड, यानी कि सबसे ज़्यादातर दुनिया के देशों में जो है इस टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है, ठीक है। इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। चौथा आ गया जी डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप इस तरह से आप लगाइए कि एक सैन्य अधिकारी है, जनरल है आर्मी का, उसने अपनी आर्मी की पावर यूज करते हुए पूरे की पूरी देश की सरकार को पलट दिया, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। उस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। हमारे पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, उसमें ये चीज़, ये इंसिडेंट 2, 3 या 4 बार हो चुका है,
ठीक है, जनरल टिक्का खान ने किया, जनरल अयूब खान ने किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया, जो लेटेस्ट एग्जांपल है इमीडिएटली आफ्टर कारगिल वार 1999। सो ये डिक्टेटरशिप है, इनके आर्मी डिक्टेटरशिप, ये इस टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। और हम उसके बाद करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, मैं आपको उसके बाद में शुरू करूंगा। प्लीज ये चीज नोट कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे हिस्ट्री के। वैसे पोर्शन तो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का बताया, बट दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर हमें ये चीजें नहीं पता रहेंगी तो हम ये चैप्टर प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें ना आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, इसमें कहानियां बड़ी आपस में उलझी पड़ी हैं। है बड़ा सिंपल, कहते पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी के बाद डिक्टेटरशिप होगी, फिर मोनार्की चलेगी, इस तरह से रोटेशन होता रहा। सो ये हम आप पहले ये नोट कर लीजिए पॉइंट्स। द नेम ऑफ द चैप्टर ग्रेड 9 फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूं। ये पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सो आई होप आपने टॉपिक नोट कर लिए होंगे। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से पोर्शंस को कवर करना है, ठीक है। मैं सॉरी, मैं सामने आके खड़ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई होप, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। दूसरा, फ्रांस की जो सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी जो थी, उसमें सोसाइटी कैसी थी, कौन सा उसका स्ट्रक्चर था, वो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से रूल्स बने, फ्रांस एब्लिश्ड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक, फ्रांस मोनार्की खत्म हो गई और रिपब्लिक बन गया। फिर क्या हुआ, रीजन ऑफ टेरर, आतंक का टाइम आया, ठीक है। उसके बाद एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये बड़ा जबरदस्त चीज है, स्लेवरी का अंत यहां पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद रेवोल्यूशन और आया, डेली लाइफ के बन गए, ये तो बड़े वाला रेवोल्यूशन था, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसके बाद जो आया कि छोटे छोटे और कौन से रेवोल्यूशन आए, फॉर एग्जांपल कि फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई, खत्म होने के बाद वो डेमोक्रेसी बन गया, पर फिर भी जो वुमेन थी उसे वोट करने का राइट नहीं दिया गया, इक्वल राइट नहीं दिए गए, ठीक है। सो इस तरह से छोटे छोटे रेवोल्यूशन हुए जिसके कारण आज की डेमोक्रेसी जो प्रेजेंट फॉर्म में है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो आपके सामने है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। पहले रेवोल्यूशन का मीनिंग क्लियर कर लीजिए, पहले वर्डिंग देखो, रेवोल्यूशन व्हेन पीपल्स मूवमेंट ब्रिंग अ नोटिसेबल चेंज इन एनी सिचुएशन दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब मैं आसान भाषा में बताऊंगा, हमारी जो होती है ना भारतीय आसान भाषा जैसे हम ज्यादा पसंद करते हैं। तो रेवोल्यूशन का मीनिंग है कंप्लीट चेंज, सिंपल वर्ड्स में कंप्लीट चेंज। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए घर है किसी का, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ किसी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो चीज़ टूटी फूटी थी, जहाँ मेंटेनेंस करनी थी, रिपेयर करने वाली थी, तो वो कर दी गई, तो घर दोबारा नई लुक में आ गया, वैसा अच्छा लगने लग गया, ठीक है। यहाँ पर इस शब्द जो आया, यहाँ पर कंप्लीट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर क्या चीज़ हुई, मेन रिपेयरिंग, मीन से टेम्परेरी एडजस्टमेंट जैसे बोलते हैं, ठीक है। पर रेवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, रेवोल्यूशन का मीनिंग है कंप्लीट चेंज। अब मान लो किसी के उसी घर की सेम कंडीशन है, तो सबसे पहले सारे का सारा घर है उसे डोरमेंट कर दिया जाएगा, फिर नए सिरे से वहां पर नई टेक्निक व्हाटसोएवर, नई किस्म का घर, नए डिजाइन का, नए नक्शे का घर बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, कंप्लीट चेंज। अब हम इसे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज या हिस्ट्री की लैंग्वेज में किस तरह से मानेंगे कि जो पीपल्स मूवमेंट है, ठीक है, या किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है,
वो कंप्लीटली चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। कई बार जो आर्मी डिक्टेटर्स हैं वो भी अपने द्वारा की गई कार्रवाई को एक रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1999 में कारगिल वार हुई थी। उस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ, उनके बीच में और जो आर्मी जनरल थे परवेज मुशर्रफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। परवेज मुशर्रफ हु वाज द आर्मी जनरल एट दैट टाइम, उसने पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लिया, सरकार को खत्म कर दिया, ठीक है। सारे का सारा जो कंट्रोल है एक ही पर्सन के पास चला गया, परवेज मुशर्रफ, द देन आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान। यहां पर भी डेफिनेटली आपको नजर आ रहा होगा कि कंप्लीट चेंज हुई है। पहले डेमोक्रेसी थी, अब क्या हो गया, आर्मी रूल हो गया। मीन्स कंप्लीट चेंज, कंप्लीट पॉलिटिकल चेंज, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। चलो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको शायद यहाँ क्लियर हो रहा होगा, रेवोल्यूशन का हमने कर लिया, ओके ये क्लियर है। किसके बारे, कहाँ के रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो फ्रांस में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल upheaval, disturbance in France and its colonies beginning in 1789 and ended in 1799। अब देखो रेवोल्यूशन कितने साल चला, इतने साल, और इसके बाद भी इसकी एक्सटेंशन जाती है 1815 तक, जब नेपोलियन बोनापार्ट बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था, ठीक है। एक्सटेंशन हम वहां तक लेके जाएंगे, पर ऑफिशियली यही बोला जाता है 1789 से लेके 1799 तक ये रेवोल्यूशन चला। और सबसे बड़ा जो आउटब्रेक हुआ था, मैं आपको विद डेट बताऊंगा, तो वो हुआ था 1789 में, ओके। तो आपको वर्ड के अकॉर्डिंगली आपको लोकेशन दिखाता हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा प्लीज। आई होप ना आपको किसी को नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसकी प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस ऐसी है, तो मैं आपको रफली एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मैं, आपको पता है मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी है, तो मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये इक्वेटर हो गई, अब मेरे को भी कम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यहाँ हमारा इंडिया इस साइड में, इसके ऊपर ये वाला यूरोप का एरिया, यहाँ पर रशिया, इंडिया, ये वो वाले कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका। तो ये कुल मिला के फ्रांस एक कंट्री है जो यूरोप का है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस के कारण मैं आपको प्रॉपरली शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके कलर थोड़े लाइट हैं और लाइट कलर भी हैं, प्लस जो प्रोजेक्टर की लाइट है ये भी कुछ ज़्यादा ब्राइट है, तो शायद आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी। एक्चुअली मेरे को और कोई मैप मिला ही नहीं, दैट्स वाई मेरे को ये यूज़ करना पड़ा। एनी हाउ, आप बेसिकली ये देख लीजिए, फ्रांस इज अ कंट्री फ्रॉम द कॉन्टिनेंट यूरोप एंड वेरी नियर टू इंग्लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एज आई टोल्ड यू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, पर एक कॉमन सी बात है कि इतना बड़ा कोई इंसिडेंस हो जाए उसके पीछे एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण उसके अगर हम कैटेगरीज बना दें तो कुछ कारण पॉलिटिकल हो जाते हैं, कुछ कारण मिलिट्री हो जाते हैं, कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाते हैं, काफी सारे जब इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं तब ब्लास्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। फ्रांस में भी ऐसे हुआ था। देखिए इन श्रीमान जी को, इनका नाम है माननीय श्री किंग लुइस 16, ठीक है, ओके। किंग लुइस 16 उस वक्त के फ्रांस के राजा थे, ठीक है। ये मैं एक और चीज लिख रहा हूं, 1789, अब इसे बेस मान के चले 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ था। उससे पहले का सिनेरियो देख लो। किंग लुइस 16 was the king of France and he became king in 17
74, ठीक है। तब महाशय की उम्र मात्र 20 वर्ष थी, 20 ईयर्स ओनली, ठीक है। नोट कर लीजिए, शक्ल भी देख लीजिए, वो थोड़े हेल्दी लग रहे हैं। ओके, देन उस टाइम के दौरान ये लिखने को तो 2 लाइन है, पर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। उन दिनों के दौरान 2 कंट्री दुनिया में मेन थे जो दूसरे देशों पर जाके अपनी कॉलोनी से एस्टैब्लिश करते थे। एक था फ्रांस, एक था इंग्लैंड। इन दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन रहता था कि हम ज्यादा अर्थ पर ऑक्यूपाई कर ले, हम ज्यादा कर ले। हाँ, ये होता था। उसके बाद अगर जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, हेल्प अमेरिका इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। क्या था कि इंग्लैंड ने अमेरिका में बहुत सारी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी, ठीक है। अब जब वहां पर वो कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के बाद जब अमेरिका के लोग इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो किसने हेल्प की? श्रीमान किंग लुइस 16 ने की। अब हेल्प कैसे होती है? ऐसे तो है नहीं कोई भी अमेरिकन को घर पे बुलाया, दाल चावल खिला के भेज दिया, नहीं, फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी और मोटे लेवल पे करनी पड़ेगी, काफी पैसा देना पड़ा। तो फ्रांस ने हेल्प तो कर दी, खुंदक किसके साथ थी? इंग्लैंड के साथ थी। फ्रांस ने हेल्प कर दी किसकी? अमेरिकन कॉलोनीज की, जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पैसे तो इसने लगा दिए, खुद के पास पैसे खत्म हो गए। अब पैसे नहीं है, किंग के पास पैसे खत्म हो गए, किंग ने पैसे कहां से निकालने हैं? लोगों पर टैक्स लगाएगा, भी आप दो, फिर पंगा तूने लिया, लोग आम पैसे दे दें, गलत है। तो लिखिए यहां पर पॉइंट है, व्हेन लुइस बिकेम द किंग ही गॉट एम्प्टी ट्रेजरी, यानी कि जब वो किंग बना तो उसका खजाना था वो पूरी तरह खाली था, ठीक है। ऊपर से बंदे ने यहां पर पंगा ले लिया, भी अमेरिका का सपोर्ट कर दो, भी यहाँ की कॉलोनी को इंडिपेंडेंट कर दो जो इंग्लैंड के अंडर है, ठीक है। पहले भाई तेरे पास तो भयंकर मंदी चल रही है, एम्प्टी ट्रेजरी है, तूने हेल्प की क्यों? और अपना खजाना भरने के लिए क्या किया? आम लोगों पर टैक्स लगा दिए ज्यादा, ठीक है। और एम्प्टी ट्रेजरी हुई क्यों? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विद ब्रिटेन। इनका ना टॉम एंड जेरी वाला था पहले, अब तो आपस में सेटिंग करके बैठे हैं सारे यूरोपियन यूनियन वगैरह बना के। तो ब्रिटेन के साथ इनकी लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। अब लड़ाई ऐसे तो है नहीं भी चप्पलों के साथ होगी या थप्पड़ों के साथ होगी, आर्मी को फूड प्रोवाइड करेगा, सारा कुछ वेपन्स प्रोवाइड करने हैं, तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, दैट्स व्हाई एम्प्टी ट्रेजरी होगी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल। वैसे ना अगर आपको मौका मिले वर्साइल जाना जरूर, और देख के आपको फीलिंग फुल आएगी, यार इतना पैसा लगा हुआ, इतना शानदार जो पैलेस है, पर इतना जो शानदार पैलेस है उसके बनाने की कॉस्ट भी उतनी ज्यादा आएगी और उसे मेंटेन रखने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। सो 2 रीजन बेसिकली रहते हैं यहां पर कि किंग लुइस 16 को एम्प्टी ट्रेजरी क्यों मिली? क्योंकि पहले आर्मी को मेंटेन कर रहा था, दूसरा जो वर्साइल का जो पैलेस था बहुत बड़ा पैलेस है, बहुत ज्यादा आलीशान है, तो उसे मेंटेन करने में इसके पैसे बहुत जा रहे थे। अपना तो एम्प्टी ट्रेजरी हुई चुकी थी, और उसने अमेरिका को भी सपोर्ट कर दिया, तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। इनका बेड़ा गर्क हो गया, इसने टैक्स पूरे करने के लिए क्या किया? आम लोगों पर और टैक्स इंक्रीज कर दिए। पर टैक्स इंक्रीज ऐसे ही नहीं हो सकते थे, वहां पर जो सीन चल रहा था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए प्लीज, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और मैंने लिख दी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो फ्रेंच सोसाइटी, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। फ्रेंच सोसाइटी का जो सीन जो था, पहले वार के रिगार्डिंग, एडिंग अ बिलियनियर लीवर्स मनी, ठीक है। लैंडर्स हु गेव मनी टू क्रेडिट स्टार्टेड चार्जिंग इंटरेस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। क्या सीन था? जब पैसे का बेड़ा गर्क हो चुका था फ्रांस में, जो राजशाही थी फ्रांस की, तो सबसे पहले बिलियनर्स को लीवर लगा, पैसे बहुत लग रहे थे उनके कुल मिला के। जो मनी लैंडर थे, शाहूकार थे, जिन्होंने पैसा उधार दिया हुआ था फ्रांस के राजे को या फ्रांस की गवर्नमेंट को, जो मोनार्ची टाइप की गवर्नमेंट थी, वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज के पैसे लेने लगे। भी आपने 1 लाख रुपए हमसे लिया है तो हम तो 1.25 लाख भैया वापस लेंगे, तभी हम, अगर आप 1.25 लाख लिख के देते हो तो हम हमारे से उधार पैसे ले लो, नहीं हम देने वाले। ये सीन था। तीसरा, गवर्नमेंट को फोर्स था, गवर्नमेंट पर भी प्रेशर था कि अगर ये अपना पूरा घाटा पूरा करना है तो
टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए। अब यहां पर बड़ा भयंकर शब्द आ रहा है, और इसी टैक्स ने तो फ्रांस की जड़ें हिला के रख दी थी। ठीक है, कैसे? अब गवर्नमेंट पर प्रेशर था कि अगर वो टैक्स इंक्रीज करेगी फिर ही इनके लाख रुपए का 1.25 लाख मोड़ सकता है, और बहुत सारे बिलियनर्स भी एडर थे, तो टैक्स इंक्रीज करने की बात चली। ठीक है जी, टैक्स इंक्रीज बात करने के लिए, पर सोसाइटी का सीन क्या था वहां पर? एक्चुअली सोसाइटी, जैसे आज के टाइम में हम लोग हैं, 18 साल की उम्र के बाद 1 वोट 1 वैल्यू एंड 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, एक पर्सन की पर हेड वोट होती है, पर उस समय फ्रांस में ऐसा सीन नहीं था। क्या था? द टोटल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मतलब कुल मिला के सारी जितनी पॉपुलेशन थी फ्रांस की, उसकी वोट कितनी थी? 3 ओनली। ठीक है, यानी कि अगर लाख बंदा था या 10 लाख बंदे थे वहां पर, तो 10 लाख बंदों की को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3, 3 कैटेगरी में डिवाइड करके एक की वोट बनती थी। कुल टोटल, जैसे आज के टाइम में हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, प्राउडली हम बोलते हैं। ठीक है, तो उतनी ही जब 18 ईयर्स या उससे अबव होंगे उन्हें वोट करने का राइट मिलेगा। पर यहां कुछ सीन अलग ही था। टोटल पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। ठीक है, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3, पर हर एक स्टेट सिर्फ एक ही वोट कर सकती थी, वो पर्सन वाइज काउंटिंग नहीं होती थी, स्टेट वाइज होती थी। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन फ्रांस वाज स्टेट 1, 2 एंड 3 ओनली। अब यहां पर ट्विस्ट आपको शायद नजर आ रहा होगा, मैंने ब्रैकेट में ये कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो तीनों स्टेटों में सिर्फ थर्ड स्टेट जो थी, इनकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए भी 90% जो लोग थे। ठीक है, और इन दोनों की टोटल मिला के 10% जो लोग बनते थे। हार्डली, ये रफ फिगर है, ये चेंज भी हो सकती है। आई थिंक आपकी बुक में 97% दिया हुआ है, रफ फिगर है। सो सिंपली आप मानिए कि जो स्टेट 1 और 2 के जो लोग थे, अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेट 1 और 2 के लोग थे, इनके पास बहुत सारे अधिकार थे और ये टैक्स भी नहीं पे करते थे। इनके पास प्रॉपर्टियां भी थी, अधिकार भी थे, बट ये टैक्स पे नहीं करते थे। यहां पर गरीब या मिडिल क्लास लोग जो लगा लीजिए, यहां पर इनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बट दे यूज्ड टू पे द टैक्स। ठीक है, ये सीन था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपको कुछ और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आई थिंक मेरे को विजिबिलिटी चेक कर लेने दो, होल्ड डाउन। हाँ, होप आपको अच्छे से नजर आ रहा है। ओके, तो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इन फ्रांस, ठीक है, फ्यूडल स्ट्रक्चर था। फ्यूडल क्या होता था? भी राजे का राज। ठीक है, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमीन का मालिक एक होता था, उस पर जो काम करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ मजदूर हैं। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम हमारे इंडिया में भी हुआ करता था, बंगाल साइड में। ठीक है, सब जगह पे होता था, पर हमारे चेंज हो चुके। तो इस टाइप की सोसाइटी थी। एज ए टोल्ड यू, ये अगर हम पिरामिड बनाएं ये वाला, तो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, स्टेट 1 ये देख लीजिए, ये स्टेट 2 एंड स्टेट 3। पॉपुलेशन वाइज स्टेट 3 के लोग ज्यादा थे। ठीक है, पर वो टैक्स पे करते थे, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। चलो ओके, तो 3 स्टेट बनाई हुई थी, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3। ठीक है जी, स्टेट 1 में कौन लोग थे? इसमें क्लर्जी थी, मीन से द पीपल क्लर्जी कौन थे? द पीपल बिलोंग्स टू चर्च। ठीक है जी,
दूसरी एस्टेट थी उसे बोलते थे नोबिलिटी। इसमें किंग आ जाता था, किंग के मंत्री आ जाते थे, ऑफिसर आ जाते थे, ठीक है, ये नोबिलिटी थी, राजशाही जिसे बोला जाए, ठीक है। इसमें वो लोग भी आ जाते थे, किंग की फैमिली, उसके चाचे का बेटा, मामे का बेटा, बुआ का बेटा, मासी का बेटा, सारे आ जाते थे, वो आ जाती थी नोबिलिटी में। यहां रिलीजन, यहां पावर, और बाकी कौन से बचे? मिडिल क्लास लोग, ठीक है। उसे थर्ड एस्टेट में शामिल किया गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों स्टेट में जो चीजें शामिल की गई हैं उसके बिना जितने बच गए इधर, गॉट इट। जिस तरह से टोटल में से कुछ लोग क्लर्की के थे, कुछ लोग नोबिलिटी के थे, बाकी जितने बच गए थर्ड स्टेट में। इसमें वैसे कौन कौन थे? किसान, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट, सोल्जर्स, क्राफ्टमैन, शॉपकीपर, पीजेंट्स, मैंने जितने जो बच गए सबको थर्ड स्टेट में डाल दिया। अब इसमें इस अकॉर्डिंगली कि यहाँ की पॉपुलेशन का फर्क करो, यहाँ बहुत ज्यादा लोग थे, यानी कि मोर देन 90% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट का पार्ट थी, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके थोड़ी अपडेशन और देता हूं मैं। जो स्टेट 1 थी या स्टेट 2 थी, दोनों के दोनों इनके पास देखो, इनके पास चर्च की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इनके पास पैसा बहुत था, अधिकार बहुत थे, पर ये टैक्स नहीं पे करते थे। नोबिलिटी, इनके पास पावर थी, पैसा था, अथॉरिटी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी थी, बट ये टैक्स नहीं पे करते थे। बाकी जितने बच गए बेचारे टैक्स पे करते थे, ठीक है। इनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी ज्यादा, ठीक है, पर ये टैक्स पे करते थे। ये सीन है, आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर फिर चलते हैं, आप नोट कर लीजिए। यहां कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैसे पॉइंट बी के अंदर ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। थर्ड एस्टेट के लोगों को फोर्स किया जाता था भी उन्होंने टैक्स पे करना है, ठीक है। उन्हें फोर्स किया जाता था थर्ड एस्टेट के लोगों को के जो नोबल्स हैं, ठीक है, इनके घरों में काम करना। थर्ड एस्टेट के लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो आर्मी में जबरदस्ती सर्व करवाया जाता था उनसे, ठीक है। दे वर ऑल्सो फोर्स टू बिल्ड द रोड, उन्हें फोर्स किया जाता था कि सड़कें बनाओ, यानी कि सारे काम उनसे करवाए जाते थे और उनसे टैक्स भी लिया जाता था। देखो, ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद इसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टैक्स की, जो थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था, ठीक है। थर्ड एस्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था, ठीक है। और सिर्फ वही लोग थर्ड एस्टेट के पे करते थे, पर टैक्स लेने के तरह तरह के तरीके गवर्नमेंट ने ढूंढ रखे थे उस टाइम। चलो नाम नोट करते हैं। पहला तिथ्स, तिथेस, ठीक है। इसे कौन पे करता था? थर्ड एस्टेट के लोग। इसे टैक्स लेता कौन था? चर्च, या दूसरे शब्दों में बोल दे वाज द रिलीजियस टैक्स, ठीक। दूसरा डायरेक्ट टैक्स था, तिले टी, स्टेट टैक्स, ठीक है। इसे सरकार कलेक्ट करती थी। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्टली गवर्नमेंट चार्ज करती थी। और इसके बिना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे साल्ट का जो प्राइस, अगर साल्ट को खरीदा जाता था उसमें भी टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। कोई और चीज खरीदी जाती, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स थे। रिलीजियस टैक्स जो चर्च लेता था, तिले डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। इसके बिना गवर्नमेंट बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती थी, जिससे ऐसे साल्ट टैक्स हो गया,
इस तरह से लोगों का खून पिया जाता था, ठीक है, और खुद कोई टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बार बैक लेके आइएगा प्लीज, बैक खाइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक चीज बताना चाहता हूं, ये चैप्टर काफी लॉन्ग है, तो आई थिंक अभी एक ही वीडियो में मैं इसे कवर कर दूं, मेरे को मुश्किल लगता है। हो सकता है इसके 2 पार्ट्स बने, हो सकता है 3 बने, पर मेरा ज़्यादा फोकस इस तरह से रहेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से करवाऊं, और जो है आपको नोट्स आप टाइम टू टाइम आप प्रिपेयर करो। दैट इज वाई मैं थोड़ा बहुत मैं पॉज दे देता हूं कि जो इसमें लिखा हुआ है जैसे ये है, तो आप नोट कर सको अपनी फेयर नोटबुक पर जहां पर आपने नोट्स किए हुए हैं, क्योंकि नोट्स अगर आपने समझ के एक बार नोट कर लिए तो श्योर है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम अच्छी तरह से और सोशल साइंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस, अच्छा ये चीज तो आपने पहले नोट कर ली होगी, क्राइसिस किस चीज के चल रहे थे वहां पर, ठीक है। वार को सपोर्ट किया था जो फ्रेंच कॉलोनीज इसमें सॉरी जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, अमेरिका में जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, उसको सपोर्ट कर दिया था फ्रांस ने, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश। दूसरा था कि लॉन्ग वार चली है, ब्रिटिश के साथ रही है, दैट्स वाई उनका खजाना खाली हुआ पड़ा था। तीसरा रीज़न जो था कि जो उनका जो पैलेस था, वर्साइल पैलेस जो था, उसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में बहुत सारे नौकर चाकर, ठीक है, एंड शाही पार्टियां, ये वो काफ़ी कुछ था। तो कुल मिला के फ्रांस का दिवाला निकला पड़ा था, ठीक है। इसके कारण लोग अनसेटिस्फाइड थे, पर इसके साथ कुछ और भी सीन थे जिसके कारण लोगों में जो अनसेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। आई थिंक आपको प्रोजेक्टर में यस सारा क्लियर आ रहा है, ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इन केस के कोई डाउट रहता है। यस फाइन, ठीक है। तो इसके साथ जो मैंने क्राइसिस अभी आपको बताए हैं, उसके बिना कुछ और क्राइसिस भी थे, आप नोट करिएगा प्लीज। पॉइंट नंबर 1, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिड नॉट। अब पॉपुलेशन तो होगी लाख बंदों की, ठीक है, और एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हो रहा था वो सिर्फ 10,000 के लिए प्रोड्यूस हो रहा था। बंदे सारे जो पॉपुलेशन है वो भूखी मर रही है, ठीक है। दूसरा, डिमांड फॉर फूड was more than its supply। अच्छा, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो फूड की डिमांड डेफिनेटली ज़्यादा होगी, पर सप्लाई उसकी कम थी क्योंकि प्रोडक्शन कम थी। तीसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज। अब जब शॉर्टेज होगी सप्लाई की, प्रोडक्शन कम हो रही है, सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है, तो फूड ग्रेन्स का जो रेट है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज हो गया। पॉइंट नंबर 4, वेजेस एंड इनकम ऑफ कॉमन पीपल डिड नॉट इंक्रीज। अब देखो फूड ग्रेन्स का रेट तो बढ़ गया, पर जो वेजेस है, मतलब कि भाड़ा या मजदूरी और इनकम लोगों की, वो इंक्रीज नहीं हुई, पंगा और बड़ा हो गया। नंबर 5, सो द पुअर पीपल कुड नॉट बाय फूड एंड द डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जो पुअर लोग थे वो फूड खरीद ही नहीं पाते और भूखमरी के कारण, स्टारवेशन के कारण डेथ्स होनी शुरू हो गई, और डेफिनेटली तब एलिगेशन सरकार पर ही आता है, ठीक है। इसके बिना कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो आपको अच्छे लगेंगे, आई होप नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, ठीक है। सिचुएशन गॉट वर्स्ट व्हेन क्रॉप फेल्ड ड्यू टू ड्रॉट एंड हेल। सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई जब क्रॉप्स, यानी अकाल पड़ गया, क्रॉप फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ठीक है। हेल, गड़े पड़ गए, ठीक है, गड़े पड़ गए, उसके कारण फसल और खराब हो गई। पहली बात तो उनका रेट ही पहले बहुत ज्यादा था फूड का, जब प्रोडक्शन सही हो रही थी तब भी रेट ज्यादा था, पर यहां पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन
उस नॉर्मल लेवल पे भी होने से पहले जो फसल है पूरी की पूरी तरह खराब हो गई। अब क्या करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और चीजें, क्योंकि सिचुएशन यहां पर। अब देखो टोटल सबसिस्टेंस क्राइसिस जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सीन देखिए, पहले मैं पॉपुलेशन से शुरू करता हूं, ठीक है। 1715 में तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन फ्रांस वाज 23 मिलियन पीपल, ओके। And in 1789 28 millions, overall increase in the population 5 million, means 50 lakh people, and 50 lakh population increase, 50 lakh की population increase हो गई, but the production of agriculture was not increased as much as the population. So circle देखते हैं, बैड हार्वेस्ट हुई है, स्कार्सिटी हो गई है, ग्रेन में कमी हो गई है, फूड ग्रेन में, ठीक है। फूड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग फूड प्राइसेस, पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड, जो गरीब लोग थे वो जो है खाना नहीं खरीद सकते थे। फूड राइट्स हुए, यानी कि फूड के कारण दंगे भी हुए, लोग फूड चोरी कर करके भागने लग गए, और जिनका चोरी किया जाता था ऐसा कुछ सीन चला, तो उन्होंने भी रिएक्ट करना था, ठीक है। और फूड कम मिल रहा है, यानी कि जितना फूड हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो नहीं मिल रहा, उसके कारण जो है जो हेल्थ है बॉडी हमारी वीक हो जाती है। ये भी हुआ वहां पर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डेथ्स। अगर हमारी बॉडी जो वीक है तो इम्यूनिटी भी डाउन जाएगी, और इम्यूनिटी डाउन होने के कारण कोई भी बीमारी हमें पकड़ सकती है, एंड यहां पर नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज होगी। फ्रांस में ये सीन चला, ठीक है। कुछ लाइन लिखी, फूड राइट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग दिस एंड दैट, ये सारा कुछ है मैं आपको लिखवा चुका हूं। ये सीन इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो चुकी थी 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तब से पहले इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी, और यहां खास देखिए इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी, और किंग वाज इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द टैक्स, हाउ दे कैन पे। तो क्या रिजल्ट हुआ फाइनली, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने एस्टेब्लिश कर दिया कि लोगों का रूल ही होना चाहिए। लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, डिड फ्रेंच पीपल रिवोल्टेड इन द पास्ट? यस, हां किया था, पर आपको पता है जब तक कुछ बड़ा ना हो तब तक कोई नहीं याद रखता, ओके। सो द क्वेश्चन इज, डिड फ्रेंच पीपल रिवोल्ट इन द पास्ट? यस दे डिड, बट ओनली रिच पीपल फ्रॉम द थर्ड एस्टेट वर एक्टिव। यहां पर थर्ड एस्टेट डिड नॉट हैव प्रॉपर लीडरशिप एंड रिसोर्स। अब यहां फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, पर क्या था कि उसमें सारे के सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओनली द रिच पीपल, वो फेल हो गया, मतलब कि उससे पहले जो रिवोल्ट हुए थे वो फेल हो गया रिवोल्ट। क्यों? ओनली द रिच पीपल फ्रॉम द थर्ड एस्टेट दे पार्टिसिपेटेड इन दैट रेवोल्यूशंस। दूसरा फेल होने का कारण, थर्ड एस्टेट डिड नॉट हैव प्रॉपर लीडरशिप एंड रिसोर्स। अब देखो, अगर लीडर सही नहीं होगा तो कोई भी रिवॉल्ट सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि विद प्लानिंग जो होता है और ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, भी हमने ये करना है, क्यों करना है, दैट इज अ ट्रू लीडरशिप। और उस जगह पर सारी लीडरशिप को कैसे मूव करके लेके जाना है, ओनली देन कोई भी रेवोल्यूशन सक्सेस हो पाएगा। दैट्स वाई उससे पहले जो भी रिवॉल्ट हुए हैं पास्ट में, यानी कि 1789 से पहले जो भी रिवॉल्ट हुए हैं वो सक्सेस नहीं हो पाए। कारण ये दोनों हैं, ठीक है। फर्स्ट, ओनली रिच पीपल फ्रॉम द थर्ड एस्टेट दे पार्टिसिपेटेड एंड लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, रिच पीपल फ्रॉम थर्ड एस्टेट। मैंने तो आपको पहले इस तरह से बताया कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जो है वहां पर लोग रिच थे, ये इनके पास पैसा नहीं था, पर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में नोबेलिटी और क्लर्जी को ऐड कर दिया गया था, बाकी सबको इधर थर्ड एस्टेट में डाल दिया गया था। अब थर्ड एस्टेट में मर्चेंट्स भी थे, जो जिनका इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस चलता था, जिनके पास पैसा तो पूरा था पर उनके पास अधिकार कोई नहीं था। वो लोग रिच हो गए ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ओनली दे पार्टिसिपेटेड, दैट्स व्हाई वो सक्सेस नहीं हो पाया। पर जब पूरी तरह अकाल पड़ गया, लोग फूड के लिए मरने लग गए, तब सारे जने इकट्ठे हो गए और उन्होंने रिवॉल्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज, ठीक है। न्यू चेंजेस इन 18th सेंचुरी, ये छोटा सा पॉइंट बनता है, तो थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस के कारण आती है, पर मैं क्लियर कर देता हूं। न्यू चेंजेस इन 18th सेंचुरी।
18th सेंचुरी में कुछ ना कुछ चेंजेस आई। मैंने आपको यही थोड़ी देर पहले ये शब्द बताया था ना कि रिच पीपल फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, ये वही चीज, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। न्यू चेंजेस इन 18th सेंचुरी। पहला, मिडिल क्लास इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिडिल क्लास जो है इस टाइम के दौरान अपवर्ड में थोड़ा सा राइज हुआ। पहले दो किस्म की कैटेगरी ही मेन हुआ करती थी, रिच एंड पुअर, पर ये वो टाइम था जब मिडिल क्लास एस्टेब्लिश होगी। मिडिल क्लास कौन से होते हैं? जो एजुकेटेड प्रॉपर है, ठीक है, उनके इनकम के सोर्स भी हैं पर उतने ज्यादा नहीं है जितने रिच लोगों के हैं, ना वो अमीर है ना गरीब है, पर मिडिल वाले हैं। तब इसी टाइम के दौरान 18th सेंचुरी के दौरान मिडिल क्लास एमर्ज हुई है एज ए ग्रुप। दूसरा, people from third estate earned money through manufacturing or international trade, as I told you last slide में मैंने आपको बताया था। जो मर्चेंट थे, they were the part of third estate, और उनने काफी पैसा कमा लिया था बाय थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, बाय थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। सम पीपल वर ऑल्सो डॉक्टर, देखिए डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, ऑब्वियसली टीचर्स पढ़े लिखे हैं, लॉयर्स, एडमिन ऑफिशियल्स। तो थर्ड एस्टेट में ये लोग भी थे जो इनके दिमाग था, पढ़े लिखे थे वो, ठीक है, लीड कर सकते थे प्रॉपर। नंबर 4 पे आते हैं। दीज पीपल हैड अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड लीडरशिप। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे प्रॉपर हैं, दिमाग है, इंटेलिजेंट हैं, और इन लोगों के शामिल होने के कारण पहले जो रेवोल्यूशंस फेल हुए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस फेल हुए थे उसमें मिडिल क्लास की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पर यहां पर मिडिल क्लास की इन्वॉल्वमेंट बन गई। हु आर द पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास? डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, एडमिन एंड मैनी अदर एजुकेटेड पीपल। अब इन लोगों के पास पूरी सोच थी, पूरी प्रॉपर आइडियोलॉजी थी कि उन्होंने जो है रेवोल्यूशन क्यों करना है और किस टाइप की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है और क्यों करनी है। ये सारे के सारे इनके पास प्रॉपर आइडियोलॉजी थी और इनकी लीडरशिप अच्छी थी। दैट्स व्हाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 वाला, इट बिकम द सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एन एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, तो यहां पर कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी शायद आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि मिडिल क्लास कौन होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। मिडिल क्लास फेल्ट दैट नो ग्रुप ऑफ पीपल शुड हैव प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ। यस, सही भी है कि मिडिल क्लास के लोगों को, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था बिफोर 1789 रेवोल्यूशन, उन्हें ऐसा लगता था कि किसी भी पर्सन को बर्थ राइट पर उसे बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, जो बंदा काम करता है उसे बेनिफिट मिले, जो खुद कमाई कर रहा है, लाखों में कमाए, करोड़ों में कमाए, अरबों में कमाए, दैट्स ओके। बट अगर राजे का बेटा राजा बने तो किसी क्वालिटी के बेस पे बने। ओके, ये उनका मानना था। दूसरा, द पर्सन सोशल पोजीशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, के पर्सन की जो होती है ना लेवल है या पोजीशन है, ये मेरिट के बेस पर, काबिलियत के बेस पर बननी चाहिए। उसकी काबिलियत पर ही बेस्ड ऐसा होना चाहिए कि वो फर्स्ट एस्टेट का पार्ट रहेगा, सेकंड का रहेगा या थर्ड का रहेगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है। थर्ड, दे वांटेड सोसाइटी बेस्ड ऑन, वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर फ्रीडम हो, जहां पर इक्वल लॉज हो, क्योंकि पहले इक्वल लॉज नहीं थे, फ्यूडल सिस्टम इक्वल लॉ नहीं होते, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए बराबर मौके अगर हैं, इस तरह की वो सोसाइटी की कामना करते थे। मिडिल क्लास लोगों का ये मानना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, जब थोड़ी सी कहावत सुनी है ना शायद आपने, जब थोड़ी सी किसी जगह पर चिंगारी होती है, ओके, तो उस या थोड़ी सी आग लगी हो किसी जगह पर, तो उस पर अगर पेट्रोल डाल दिया जाए या घी डाल दिया जाए तो वो ब्लास्ट होता था। अच्छा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती है। और ये लोग थिंकर्स थे, नाम नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट नेम है। जॉन लॉकी, ये लॉकी नाम है, लॉक आप लिख सकते हो, और जैन जैक्वस रूसो एंड मोंटेस्क्यू, ये तीनों आप मानिए फिलोसफर थे, यानी कि विचारक थे बड़े बड़े, और इनकी सोच ही मेन एक रूप में एक सोच ऐसे चली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का कारण बन गया। ठीक है, कारण मैंने आपको काफ़ी बता दिए, सोशल कॉज बता दिए, जैसे डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेट्स, एस्टेट 1, 2, 3, ठीक है, इकोनॉमिकल रीजन बता दिए, ठीक है, एंड पॉलिटिकल रीजन बता दिए। अब यहाँ फिलोसफर रीजन देखिए,
ठीक है। इन महान व्यक्तियों को देखिए, माननीय श्री जॉन लॉकी जी, ये मानते थे कि राजे के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी पावर लोगों में आपस में डिवाइड होनी चाहिए। जेन जैकोस रूसो, इनका मानना था कि गवर्नमेंट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रूल्स। गवर्नमेंट ने क्या करना है या क्या नहीं करना, ये गवर्नमेंट का और लोगों के बीच में आपस में मिलजुल के एक रूल बनना चाहिए कि गवर्नमेंट कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है जी। क्योंकि राजा ने तो ऐसा होता है ना, राजा के मुंह से जो शब्द निकला वो कानून है, पर ये इस तरह की रूल्स को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लोग ही सरकार बनाए और सरकार जो काम करे वो वैसा ही काम करे जैसे रूल्स में जो लोगों में और गवर्नमेंट में ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद। तीसरे मोंटेस्क्यू के, ही प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनका मानना था कि जो सारी की सारी पावर सिर्फ एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि माननीय किंग लुइस 16 के पास सारी पावर थी, वही कानून बनाता था, वही लागू करवाता था, एंड ही वाज द सुप्रीम जज। अब एक बंदे के पास इतनी जबरदस्त पावर आ जाए तो बंदा वो खराब ही करेगा, सबको सूली पे टांग देगा, वो करता भी ऐसा था। खैर, इनका मानना था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। इन तीनों विचारकों के पॉइंट ऑफ व्यू को हम मानते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन एस्टेब्लिश करने में और पूरी दुनिया में लोक राज डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए इन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। ठीक है जी, लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां से आउटब्रेक शुरू होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, पर मैं ये टॉपिक अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जितना मैंने इस लेक्चर में करवा दिया, इस वीडियो में बना दिया, पहले आप उसे कवर कर लीजिए। पहले मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए। स्लाइड नंबर 1 पे लेके आइएगा प्लीज, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, यहां मैंने जिस तरह से बताया था आपको, इंट्रोडक्शन मैंने करवा दी। सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये वाले टॉपिक डिटेल में करवा दिए। अब यहां पर उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहां पर इंसिडेंट शुरू होंगे। देखो, एटमॉस्फेयर बता दिया कि फ्रांस की सोसाइटी का क्या सीन था, ठीक है, लोगों की हालत क्या थी, किंग की हालत क्या थी, ठीक है, जो फिलोसफर्स है उसके विचार क्या थे, और 18वीं जो 18th सेंचुरी है उस टाइम जो मर्चेंट्स हैं या मिडिल क्लास के लोग एजुकेटेड हो गए, रिच हो गए, उनके सिचुएशन क्या थी। कुल मिला के एटमॉस्फेयर सारा बन चुका था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का। अब तो सिर्फ इस चीज की वेट थी कि बम का ब्लास्ट कब हो। श्योर, यहां पर हमने करना, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आइए, मैं उसी स्लाइड पे लेके आइए। नेक्स्ट 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 यस। अब हम ये वाला जो इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, इंसिडेंट्स वाला जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इन केस के आपको कोई चीज़ का डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। मैं ये वाला जो वीडियो है या ये वाला लेक्चर है यहीं पे रोकता हूँ, और जो इंसिडेंट है आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल में अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि किसी को कोई डाउट न रह जाए। नॉर्मली ये बोला जाता है कि हिस्ट्री इज अ बोरिंग पोर्शन, बट आई फील जितने स्टूडेंट्स को मैं मिला हूं, ऑल द पीपल लव सोशल साइंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।